Assalamualaikum, I'm Aisha. Today we will discuss the topic of introduction to electrolysis. एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को हम पढ़ते हैं। इसको हम डीपली स्टडी करते हैं और एडवांस जाकर देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर कंपोनेंट को सेपरेट कैसे करते हैं। इस तरह हम HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी और डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी को हम गेन कर सकें। लेकिन जब बात आती है चार्ज पार्टिकल को कि चार्ज पार्टिकल को हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर सकें। लेकिन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको हम सबसे पहले वो टेक्निक ऐसी बनाई गई थी जिससे हम चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर सकते थे। चार्ज पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे वर्क करता है, इसकी एप्लीकेशंस, मोड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस और प्रिंसिपल। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू बियर चार्ज, चार्ज को रखना। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और फोरेसिस मीन माइग्रेशन। अब इन दोनों को अगर हम मिला के पढ़ें, इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन चार्ज माइग्रेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल को या चार्ज आयन को सेपरेट करते हैं ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट जब अप्लाई करते हैं तो इसकी बेस पर हम चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करवा सकते हैं और इस टेक्निक को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर जो दो टर्म्स हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अब फर्स्ट टर्म जो इसकी है वो जिसमें मतलब कि जितने कैटाइंस इलेक्ट्रोफोरेसिस में होंगे उसे हम कैटाफोरेसिस कहते हैं। मींस के जो भी चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम कैटाफोरेसिस कहते हैं। और कैटाफोरेसिस में जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उसे हम एनाफोरेसिस कहते हैं। मीन्स के जो भी चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम एनाफोरेसिस कहेंगे। अब इसकी हिस्ट्री इलेक्ट्रोफोरेसिस की 1834 में माइकल फैराडे ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब उसका इन्वेंट किया था तो तभी लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट बन गया था कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम किसी भी चीज़ को मूव करवा सकते हैं। क्योंकि फैराडे लॉ के अंदर जब हम इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कि जब उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वहाँ पर एनालाइट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जब हम बैटरी से करंट अप्लाई करते हैं इसका मतलब यही होता है कि करंट की मदद से हम किसी भी चीज़ को मूव करवा सकते हैं या ऐसे चार्ज पार्टिकल को हम मूव करवा सकते हैं। 1882 में रॉबर्ट कॉच ने एगारोस कल्चर मीडियम इन्वेंट किया था। एगारोस कल्चर जो है वो एक जेल होती है जिसे हम कल्चर मीडियम कहते हैं और इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड के सेपरेशन करवा सकते हैं। एगारोस एक केमिकल का नाम है जिसे हम एगारोस ही कहते हैं। 1937 में आर्ने टेसिलस ने एक अपरेटस इन्वेंट किया था इससे हम इलेक्ट्रोफोरेटिक एनालिसिस के लिए इसने एक अपरेटस बनाया था जिसे कोलाइडल मिक्सचर का नाम दिया गया था। फिर बाद में इसे टेसिलस अपरेटस ही कहना शुरू कर दिया था क्योंकि इसे टेसिलस ने इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक अपरेटर बनाया था। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपरेटर्स को हम बना रहे हैं वो किस टाइप का होगा, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते थे। तो इसे टेसिलस के नाम से इसका नाम पड़ गया था कि टेसिलस अपरेटस। नेक्स्ट 1946 में एरागोस जेल बनाई थी, जैसे हमने पहले अब एरागोस कल्चर पढ़ा था तो 1946 में एरागोस जेल बनाई गई थी। 1977 में सीक्वेंसिंग जेल्स। 1983 में पल्स फील्ड इलेक्ट्रोलिसिस इन्वेंट हुई थी और 1983 में द मोस्ट एडवांस टेक्निक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वेंट हुई थी। अब इसकी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना ऐसा होता है कि जो करंट की वजह से हम चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवा सकें या ऐसा फिनोमिना जिसके चार्ज पार्टिकल्स को हम करंट से मूव करवाते हैं उसे हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना कहते हैं। 1908 में रशिया के प्रोफेसर से P.I. स्टॉकऑफ एंड F.F. रोस, वो मार्क ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि जब क्ले पार्टिकल्स के जो इलेक्ट्रोड हैं उनको हम जब डिप करते हैं तो उसको जब करंट अप्लाई किया जाता है उन पे तो जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और क्ले के जो पार्टिकल्स पानी में मूव करने लग जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। वहाँ पर इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब इसकी डीपली स्टडी की गई तो पता चला कि पार्टिकल्स के जो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज मौजूद होते हैं और जब वो करंट में उनको करंट अप्लाई किया जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। फिर अल्टीमेटली ये बात समझ में आई कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर करंट अप्लाई किया जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल अपनी सरफेस से चार्ज कैरी करते हैं और सराउंडिंग फील्ड के साथ अट्रैक्ट करते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं। ये एनालिटिकल जो टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं वो केमिस्ट्री में बेसिकली यूज़ की जाती थी। उनकी साइज, चार्ज और बाइंडिंग एफिनिटी की बेस पर एनालिटिकल केमिस्ट्री में चार्ज को सेपरेट करना शुरू कर दिया था।
जो सेपरेशन के लिए जो बेस्ट एविडेंट जो था, वो जो टेक्निक थी, वो सबसे पहले आर्ने टेस्लिस ने 1930 के अंदर बनाई थी। इसने एक सीरम प्रोटीन सीरम को स्टडी करने के लिए एक ऑपरेटर्स डिज़ाइन किया था और इसी ऑपरेटर्स को डिज़ाइन करने की बेस पर इसे नोबेल प्राइज़ मिला था 1948 में। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे वर्क करता है। इसकी वर्किंग को देखने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। अब ये जो डायग्राम है, इसमें जो ब्लू वाला मीडियम है, इसे हमने जेल लगाई हुई है, जैसे कोई स्लैब है या कोई एक्वस मीडियम, कोई बफर हो सकता है ये। अब इसको एक तरफ से हमने एनोड से कनेक्ट कर दिया और एक तरफ से हमने इसे कैथोड से कनेक्ट कर दिया। ऊपर से हम अपना सीरम इसमें जो सैंपल है वो इंजेक्ट कर रहे हैं और जब इसमें देखते हैं कि जो दरमियान में जो है वो चार्ज टू साइज़ जो रेशियो है वो उसकी डिफरेंट होंगी। डेफिनेटली अगर साइज़ इसका डिफरेंट है तो इसका चार्ज भी डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे जो येलो, रेड और ये ब्लू है, ये इनके चार्जेस है। जैसे अगर इनका साइज़ बड़ा है तो इनके चार्जेस कम होंगे, मींस कि ये जितना चार्ज इसका साइज़ बड़ा होगा उतनी इसकी ये कम स्पीड से इस मूव करेगा। अब फर्स्ट वाला इसने मूव किया है, नेक्स्ट वाले ने इससे ज़्यादा स्पीड से मूव कर लिया और जो लास्ट वाले जितना इसका साइज़ छोटा था उसका उतना चार्ज बड़ा था, उसने मीन्स कि जितना साइज़ छोटा होगा उसकी उतनी ही स्पीड से, उतनी ज़्यादा स्पीड से वो मूव करेगा। जितना साइज़ छोटा होता है उतना इसका चार्ज बड़ा हो जाता है। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो बफर के दोनों एंड पर जो इलेक्ट्रोड के दरमियान पोटेंशियल जो चार्ज होता है वो क्रिएट हो जाता है और पोटेंशियल फील्ड के अंदर जब कैटाइन और एनाइन को रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करना शुरू कर देंगे। अब इसके देखते हैं डिपेंडेंस के इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किस पर डिपेंड करता है, वो कैसे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो इसकी डिपेंडेंस होती है, जो कि इसकी साइज़ हम पीछे बात कर सकते हैं, इसके चार्ज पे या साइज़ की हम जो बात कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम यहाँ पर दो प्राइमरी फैक्टर देखते हैं, पार्टिकल की स्पीड पर डिपेंड करते हैं और एक पार्टिकल का चार्ज होता है और दूसरा पार्टिकल का साइज़। मीन्स कि अगर इसका जो पार्टिकल का साइज़, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो वो सैंपल के अंदर पॉजिटिव पॉल की तरफ मूव करेंगे और जब उस पर करंट अप्लाई किया जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव पॉल की तरफ मूव करेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो नेगेटिव पॉल की तरफ मूव करेंगे जब उनको चार्ज अप्लाई किया जाएगा। That is the end of my lecture. Thank you so much to listening me. Hope you understand.